हाय गाइस, वेलकम यू इन माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए वर्ल्ड मैप की 7th क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें कि हम लोग आज अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ बांग्लादेश और म्यांमार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि बांग्लादेश जो कि हमारा नेबरिंग कंट्रीज है, और इसके जो फाउंडर कहें या बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा दिलाने के लिए जो मेन फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट कराने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है, इसीलिए उनको फाउंडर ऑफ बांग्लादेश या फादर ऑफ नेशन और बंगबंधु नाम से भी जानते हैं, किनको? शेख मुजीबुर रहमान। तो चलिए और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसको 1971 के पहले ये पूर्वी पाकिस्तान का ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इसको ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे, और इस साइड में वेस्ट पार्ट आता है, इस साइड में ईस्ट पार्ट। तो ईस्ट पार्ट में ये बसा हुआ था, इसलिए इसको ईस्टर्न पाकिस्तान, और वेस्ट साइड में जो पाकिस्तान बसा हुआ था उसको वेस्टर्न पाकिस्तान। यहाँ के थोड़े फेमस साइट और फेमस प्लेस के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। बांग्लादेश की अगर करेंसी कोई पूछ ले तो बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश की करेंसी टका है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, कंफ्यूज नहीं होना है। और बांग्लादेश से सट कर ही थोड़ी कैपिटल रीजन से सट कर ही एक सिटी पड़ता है नारायणगंज, बहुत ही फेमस सिटी है। इट इज़ फेमस फॉर जूट प्रोडक्शन। जूट की खेती के लिए नारायणगंज बांग्लादेश में फेमस सिटी है। और देख लेते हैं, ये देखिए चटगांव है, ये चटगांव का पार्ट है। ये भाषण 4 आइलैंड है। भाषण 4 आइलैंड के बारे में अभी आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। इन्होंने भाषण 4 आइलैंड को रिफ्यूजियों के लिए डेवलप्ड किया है। रिफ्यूज़ी कौन? रोहिंग्या मुस्लिम, जो कि बांग्लादेश और आसपास के सभी कंट्रीज़ के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ये लगभग 1.5 से 2 लाख से ज़्यादा इनकी संख्या केवल बांग्लादेश में ही है, और इंडिया में भी इसी के नियर अबाउट जनसंख्या है। तो ये इन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या थी, और जो कि भाषण 4 आइलैंड अभी हाल ही में उभर कर आया था। ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो सिल्ट लाई जाती है उससे अभी बना हुआ है। तो इसी को प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने इस तरीके से रहने के लिए, वहाँ रिफ्यूजियों के लिए रहने के लिए डेवलप्ड कर दिया है, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। और इसी काम को लेकर यूएनओ ने उनको सराहा भी है। और देख लेते हैं चटगांव, इसको लिखते हैं चिट्टागंग है, लेकिन इसको पढ़ते हैं चटगांव है। चलिए बांग्लादेश के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि बांग्लादेश हमारा नेबरिंग कंट्री है, और ये सबसे ज़्यादा बाउंड्री भी शेयर करता है इंडिया से, 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश शेयर लार्जेस्ट बाउंड्री विद इंडिया। नारायणगंज फेमस फॉर जूट प्रोडक्शन, ये बता ही चुका हूँ। चटगांव जो कि सिटी ये है, ये फेमस है, ये अपने हिस्ट्री इतिहास से फेमस है। यहाँ पर चटगांव जो शस्त्रागार था, इसको लूटा था किसने? सूरसेन, जिनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। यह आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। चटगांव शस्त्रागार था जिसको सूरसेन ने लूटा था, इनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। और एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसको आप लोग देखेंगे। अभी यहाँ पर देख लेते हैं मैप में थोड़ा। अब ये बांग्लादेश है, और लगभग ये ऐसे ही सट के नेपाल आया हुआ है। और ये जो रीजन है लगभग 25 किलोमीटर के आसपास पतला हुआ है। पतला रीजन है, बहुत ही सकरा रीजन, 25 किलोमीटर के नियर अबाउट है। इसी को कहते हैं चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिससे कि ये हमारा ये वेस्टर्न इंडिया को ईस्टर्न इंडिया से जोड़ता है। जो ईस्टर्न स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, इन सभी स्टेट को जोड़ता है।
जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। अगर यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर अगर ये बर्बाद हो गया तो हमारा ईस्टर्न इंडिया से जो कनेक्टिविटी है वो भी टूट जाएगी। चलिए थोड़ा केस स्टडी बांग्लादेश के बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी इंडिपेंडेंस को लेकर, कि ये कैसे स्वतंत्र हुआ पाकिस्तान से। अब बांग्लादेश, जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ कि शेख मुजीबुर रहमान ये फाउंडर थे और इन्होंने ही वहाँ पर मुक्ति वाहिनी एक सेना का गठन किया था। अब ये क्यों? अब ये लोग आज़ाद होना चाहते थे पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग थे वो इन लोगों को बहुत ही माइनॉरिटीज़ की तरह ट्रीट करते थे और इन पर बहुत ही अत्याचार करते थे। इसलिए उन्होंने आर्मी गठन की, मुक्ति वाहिनी नाम की, और उनको अपोज किया। जब उन्होंने अपोज किया तब उनको बंदी बना लिया गया पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। जैसे उनको बंदी बनाया गया तो इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गया बांग्लादेश में, और जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ तो अगल बगल नेबरिंग कंट्रीज मेन जो कि इंडिया है, इसको भी इफ़ेक्ट पड़ा। अब इंडिया इसको स्ट्रेटेजिकली इसको इंडिपेंडेंट कराना भी चाहता था, क्योंकि अगर ये इंडिया इसको इंडिपेंडेंट नहीं कराता तो पाकिस्तान तो वहाँ पर होता ही, पाकिस्तान चाइना को दे देता और चाइना फिर इंडिया को सभी तरफ से घेर देता। इसीलिए तब उस समय की हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उन्होंने जनरल से बोला, आर्मी जनरल से, और उन्होंने वहाँ पर एक जो मेजर थे निर्मलजीत सिंह, इनको भेजा। इनके द्वारा आर्मी हेड की गई मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करने के लिए, जो कि बांग्लादेश में ये गए। और फिर जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर हस्तक्षेप किया तब पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी, और अमेरिका ने अपना 7 फ्लीट, जो कि उसकी रॉयल नेवी है, उसका 7वां बेड़ा इंडियन ओशन में भेजा। और जैसे ही इसकी खबर इंडियन आर्मी को पड़ी तब भारत के उसी समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रूस से मदद मांगी। तब रूस ने इसको काउंटर करने के लिए अपना 40वां बेड़ा भेजा। अब 40वां बेड़ा जो कि उससे भी ज़्यादा पावरफुल था, तो अमेरिका ने अपने हाथ पीछे कर लिए। जैसे अमेरिका ने हाथ पीछे कर लिए तो पाकिस्तान एकदम अकेला पड़ गया, जिसकी वजह से रिजल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान की 93,000 सोल्जर्स उन्होंने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। ये अभी तक की लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर कहलाती है, अभी तक की लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर भी है। और पाकिस्तान ने फिर बांग्लादेश को एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री एक्सेप्ट कर लिया 1972 में। ये थी हमारी बांग्लादेश की इंडिपेंडेंट होने की स्टोरी। चलते अब हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ म्यांमार के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये म्यांमार और इंडिया को कौन सी रेंज अलग करती है? इसको कहते हैं आराकाम रेंज। आराकाम पर्वत म्यांमार और इंडिया को अलग करती है। ये पिछली क्लास में बता चुके हैं। ठीक, म्यांमार की कैपिटल नेपिताओ, पहले बर्मा हुआ करती थी, अब है नेपिताओ म्यांमार की कैपिटल। म्यांमार का एक आइलैंड है जो कि कोको आइलैंड, ये पहले इंडियन रीजन में आता था, इंडियन टेरिटरी में। जब म्यांमार गवर्नमेंट ने उसी समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से रिक्वेस्ट की, तब जवाहरलाल नेहरू ने उनको ये आइलैंड दे दिया। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। यहाँ पर जो एक फेमस पोर्ट है सिटवे पोर्ट, ये सिटवे पोर्ट है, ये फेमस है। और म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है इरावदी नदी, ये इरावदी नदी है। और एक और नदी है म्यांमार की, सालवीन रिवर। ये दो म्यांमार की मेजर रिवर हैं, इरावदी रिवर जो वेस्टर्न साइड में और सालवीन रिवर जो कि ईस्टर्न साइड में फ्लो करती है। सिटवे पोर्ट ये फेमस है। अब ये फेमस क्यों है और ये चर्चा में क्यों रहता है? क्योंकि इंडिया ने एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट
अपना बनाया था, जो कि कोलकाता के पोर्ट से सितवे पोर्ट को जोड़ता और सितवे पोर्ट से काला नदी से होते हुए अपने ईस्टर्न स्टेट से, ईस्टर्न जितने भी स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, इनसे जोड़ देता। तो अगर बाई चांस इन फ्यूचर अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अगर कोई भी कंट्री कब्जा कर लेती, या यूँ समझिए चाइना अगर कब्जा भी कर लेता है, तो हमारे पास दूसरा बाईपास तो है वहाँ तक लॉजिस्टिक और अपने आर्मर सप्लाई करने के लिए, कुछ भी मिलिट्री भेजने के लिए। तो कोलकाता पोर्ट से सितवे, सितवे से कालादान नदी से होते हुए हम लोग अपने ईस्टर्न स्टेट में पहुँच जाते। अब इसकी सबसे बड़ी हिंड्रेंस क्या है? इसकी हिंड्रेंस है यहाँ पर बैठी हुई आराकान आर्मी, इसी रीजन पे। ये रीजन कहलाता है रखाइन प्रोविंस। ये आराकान पर्वत के पास का जो रीजन है रखाइन प्रोविंस है, और यहीं पर आराकान आर्मी लगी रहती है। अब आर्मी उसको ना कहकर आराकान मिलिटेंट्स कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये एक तरीके से उपद्रवी हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। और ये आराकान मिलिटेंट ये सपोर्ट की जाती है चाइनीज़ गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये भारत के जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है इसको सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ये सफल हो गया तो हमारे जितने भी ईस्टर्न स्टेट हैं ये सब हमारे फुल्ली डेवलप्ड हो जाएंगे। उनका डेवलप्ड होना फिर चाइना को बहुत दिक्कत दे सकता है, इसीलिए चाइना यहाँ पर आराकान मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर देता है, जिससे कि वो लोग यहाँ पर हमारे कोई भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। चलिए अब हम आगे थोड़ा पढ़ते हैं। जैसा कि बता चुके हैं कि कालादान प्रोजेक्ट, जो कि हमारे कोलकाता पोर्ट से सितवे पोर्ट और सितवे पोर्ट से कालादान नदी से होते हुए हमारे ईस्टर्न स्टेट को जोड़ेगा। ये है कोलकाता पोर्ट से सितवे, सितवे से कालादान नदी से होते हुए बोट के माध्यम से ईस्टर्न इंडियन स्टेट को जोड़ देगा। और बाधा क्या आती है? आराकान आर्मी या आराकान मिलिटेंट। ये लोग रखाइन प्रोविंस में बसे हुए हैं और ये चाइनीज़ गवर्नमेंट के थ्रू सपोर्ट किए जाते हैं और जानते हैं। और यंगून, जो कि पहले रंगून के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर बहादुर शाह जफ़र का मकबरा भी है। बहादुर शाह जफ़र कौन? लास्ट मुग़ल एम्पायर, मुग़लों के सबसे अंतिम शासक बहादुर शाह जफ़र, जिनको बंदी बनाकर अंग्रेज़ों ने यंगून में डाला था, और वहीं पर इनका मकबरा है। आगे थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, जैसा कि हम बता चुके हैं कि जो वेस्टर्न साइड में रिवर है उसको इरावदी रिवर कहते हैं, इरावदी रिवर, और जो ईस्टर्न साइड में है ये साल्विन रिवर है। इन दोनों रीजन के बीच का जो रीजन है, इन दोनों रिवर के बीच का जो रीजन है उसको, वो बहुत ही फर्टाइल रीजन है। फर्टाइल रीजन होने की वजह से वहाँ पर धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। और इन्हीं रिवर के बीच का जो रीजन है वो वहीं पर सान का पठार भी पाया जाता है, सान का पठार। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।